नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए हवा की भी अहमियत है, पानी की भी अहमियत है, ग़िज़ा की भी अहमियत है। लेकिन कहते हैं कि अगर जान सलामत है तो ये सारी चीजें तभी जाकर के मुमकिन हो सकती है, इंसान अपने लिए मयस्सर कर सकता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी पर भी, आज की डेट में हम बात करेंगे जिंदगी को जीने के बारे में भी, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन इश्यूज पर भी कि आखिर अगर जान है तो जहान है क्यों है। लेकिन इस दौर में अगर जान है, सलामत है तो सब कुछ है। आपके पास भले ही करोड़ों रुपए आ जाएं, आपके पास अरबों रुपए आ जाएं, लेकिन खुदा ना करे कोई इस तरह की बीमारी लाहक हो जाए जिस बीमारी में आपका सारा पैसा जो है वो पत्थरों से भी कम कीमत हो जाए, यानी कि आपकी सलामती का कोई रास्ता ना बचे, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कमाई हुई ये सारी दौलत, ये सारी मेहनत आपकी बिल्कुल पानी में ही मिलके रह जाएगी। जिस तरह से अभी हमने कहा कि पानी भी जरूरी है, जिस तरह से हमने कहा कि हवा भी जरूरी है, अब हमारे कश्मीर के अंदर भी एक रस्म चली है कि किसी भी तरीके से हम अपने आप को दूसरों पर थोप करके अपनी गलतियों से पीछे हट जाते हैं। पॉलिसियां हर स्टेट की बनती हैं, पॉलिसियां हर मुल्क की बनती हैं और पॉलिसियां जदीद तकाज़ों को पूरा करने के लिए बनती हैं। लेकिन अगर पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते वक्त ये ना सोचें कि ये जो पॉलिसी साज का ओहदा उसे दिया गया है कब तक ये उसके पास रहेगा, हो सकता है कि कल वो मरीजों की फहरिस्त में हो सकता है कल वो तलबगारों की फहरिस्त में हो, तो शायद उसे ये अंदाजा हो जाएगा कि इंसाफ वो अपने जमाने में पूरा नहीं कर सका और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो पाए। हम पॉलिसी साजों को हदफ तनकीद भी नहीं बना रहे हैं, बल्कि पॉलिसी साजों से गुजारिश भी कर रहे हैं कि आप चाहे किसी सड़क का मंसूबा बनाते हैं तो आपको एक चीज का अंदाजा होना चाहिए। लॉरेंस साहब का दौर आपको याद होगा। एक जमाना ऐसा था जब यहां पर अंग्रेज हुकूमतें किया करते थे, उस दौर में कुछ शाहराहें बन गई। उन शाहराहों को उस जमाने में 90 फीट का बनाया गया। 90 फीट का इसलिए बनाया गया कि एक तो तांगे चला करते थे, कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी। उसके बाद अंग्रेज कुछ गाड़ियां लेकर के आ गए, इक्का दुक्का गाड़ियां शहर श्रीनगर के अंदर आई, तो आपको ये अच्छी तरह से याद होगा कि उन गाड़ियों में से भी ज्यादातर गाड़ियां श्रीनगर से निकल करके ज्यादा से ज्यादा गुलमर्ग तक जाया करती थी। और गुलमर्ग में भी टंगमर्ग में एक हॉल्ट पॉइंट हुआ करता था जहां पर ये गाड़ियां रुका करती थी। यानी कि जब शाहराह के लिए बुनियाद रखी थी, पुख्ता सड़कें नहीं हुआ करती थी। सड़क इस गर्ज से बनाई गई थी कि 100 साल के बाद भी अगर लोग इसके ऊपर चले तो किस अंदाज में चले, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आए रोज जरूरत के हिसाब से बढ़ती जाएगी। तांगे के दौर में जिसने गाड़ी का तस्वुर किया होगा, आपने अक्सर फेसबुक पे या किसी भी ट्विटर पे कोई इस तरह के कुछ फोटोग्राफ्स देखे होंगे जिन फोटोग्राफ्स के ऊपर एक बड़ी वाज़ेह चीज लिखी होती है, और वो ये होती है कि आप इस शाहराह को देखिए। वो शाहराह क्या होती है आपने देखा होगा, गुलमर्ग शाहराह का दिखाया जाता है, नारबल शाहराह का दिखाया जाता है, बारामूला शाहराह के कुछ फोटोग्राफ्स आते हैं जिसपे लोग बैठ करके चरखा काट रहे हैं सड़क के बीच में, और सफेदे के बुलंद पाया दरख्त जो है वो सड़क के आसपास है। वो खूबसूरती आपको मालूम है क्यों दिखाई जा रही है? अगर सही मानों में आप उन तस्वीरों को पब्लिश करने वाले लोगों की तरफ देखें तो उनके पीछे एक मकसद एक था कि उस दौर में जब सफेदे सड़क के आसपास लगाए गए थे, एक हदबंदी की गई थी। हदबंदी करने का मुद्दा और मकसद यह था कि कोई इंक्रोचमेंट ना हो जाए, और वो सड़कें आज भी वही शाहराहें हैं। आज अगर हम मुजफ्फराबाद श्रीनगर सड़क की बात करते हैं, हम कहते हैं कौमी शाहराह। कौमी शाहराह वो तब रही ना जब हदबंदी की गई थी, जब उसके बारे में कोई नक्शा बनाया गया था, खींचा गया था। इसी तरह से गुलमर्ग शाहराह को आप ले लीजिए, 4 लेन बन गई। जब अपनी कुछ जमीन थी तभी जाकर के थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट हटाने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना पड़ा। इसी अंदाज से हम आपको बताते हैं कि उस दौर में जो वहां के पॉलिसी मेकर्स थे, उस दौर के जो पॉलिसी साज थे, उनका यह इरादा था कि अगर कोई चीज बनती है तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बने, क्योंकि अपनी जिंदगी का किसी को भरोसा नहीं होता, आज है कल नहीं है। और अगर हम ये सोचें कि इसके दूररस नताइज होंगे तो जाहिर सी बात है ये किसी के काम आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपकी कोई वाटर सप्लाई की स्कीम बनती है, स्कीम अगर आप इस अंदाज में बनाते हैं कि फला नाले से हम पानी को लेते हैं और उसके बाद इसके साथ पाइपें जोड़ देते हैं, तो जब जिस इलाके में ये पानी जाएगा, अगर हम ये सोच लें कि वहां पर 40 घर रहते हैं, 50 घर रहते हैं, हम ये क्यों नहीं सोचेंगे कि 20 साल के बाद वहां पर 4000 घर भी रह सकते हैं? क्योंकि आबादी तो बढ़ेगी ही, आबादी का तनासुब बढ़ेगा, बस्तियां बढ़ जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि
पानी की जरूरत भी बढ़ेगी। और अगर पानी की जरूरत बढ़ेगी तो जिस मंबे से हमने, जो इसका मेन पॉइंट है जहां से हमने ये पाइप्स उठाई, क्या ये आने वाले 20 साल के बाद लोगों तक फीड कर पाएगा पानी या नहीं कर पाएगा, उस स्कीम को हम फायदा बख्श स्कीम कह सकते हैं। इसी तरह से आपने कोई अस्पताल बना दिया, अस्पताल की आप बिल्डिंग बना दीजिए, अस्पताल को आप रंग रोगन कर दीजिए, अस्पताल के लिए आप 1-2 नर्सिंग ऑर्डरलीज को रख दीजिए, उसके बाद मेडिकल स्टैंड 2-4 रख दीजिए, छोटी मोटी लैब्स रख दी, टेस्ट लैब्स रख दी, 1-2 डॉक्टर्स को रख दिया, तो आप कहते हैं ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो गया है? नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मतलब क्या है? क्या वाकई तौर पे जब आपकी सारी जिंदगी की मेहनतें खत्म हो जाती हैं, आपके पानी का भी मामला मान लीजिए हल हो गया, आपकी सड़क का मामला भी मान लीजिए किसी तरीके से हल हो रहा है, या कोई मुतबादिल इसका हो सकता है, इसको शॉर्टकट मार के हम किसी जगह से जा सकते हैं, लेकिन आपकी स्कीमें कहां पे फेल हो जाती हैं? स्कीमें आपकी तब फेल हो जाती हैं क्योंकि जो भी स्कीमें खींची गई है वो किसी दौर में खींची गई और उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट अपने दौर में की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अगर ऐसा चलता रहो तो यकीन करिए आपकी जो आपने एक जमाने में पैसा लगाया है, मान लीजिए किसी स्कीम पे आपने 10 करोड़ का खर्चा कर दिया और फिर आप 20 साल के बाद उस 20 करोड़ की स्कीम पर एक नजरसानी करते हैं, आप सोचते हैं यार चलो इसने 20 साल दे दिए, लेकिन तब तक लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया होता है। फिर जब आप उसी का वैल्यू निकालते हैं 20 साल के बाद तो ये 20 अरब रुपया होता है। यानी कि आपने कौम के उस पैसे को, उस अमानत को जो टैक्सेस से था, जो मुल्क ने कर्जे लेके हासिल किया था लोगों तक सहूलियत पहुंचाने के लिए, आपने उसका एक बिल्कुल नाजायज इस्तेमाल किया और अब आपकी गलत पॉलिसी की वजह से वो सही मानों में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं आपको आज कुछ प्रोग्राम के अंदर मिसालें देना चाहता हूं। हमारे पास अस्पताल है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। लाल दत्त के नाम पर भी एक इदारा कायम है, शेर कश्मीर के नाम पर भी शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट कायम हुआ, जेवीसी एक प्राइवेट इदारा हुआ करता था। वक्त की नजाकत को देखते हुए, हालात को, बढ़ते हुए मरीजों के रश को देखते हुए उस वक्त सरकार ने यह फैसला लिया कि जेवीसी जो प्राइवेट इदारा था इसको खरीद लें और इसको स्किम्स की एक शाख के तौर पर बना दिया गया। फिर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, अगर आपको याद होगा 8-10 साल पहले, तो आप कोई बिल्कुल हैरानगी हो जाएगी कि एक ऐसा हॉस्पिटल हुआ करता था जिसके अंदर बिल्कुल आम घर की तरह कमरे हुआ करते थे, कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। सरकार ने एक दूररस फैसला लिया और उसको एक जदीद तर्ज पर अस्पताल बनाने की सोची। एसएमएच अस्पताल के सामने आपने एक आलीशान बिल्डिंग बना दी और उस तरह से वहां पर भी आपने देखा कि एक नया इदारा कायम हो गया। आप बेशक वो एसएमएच की ही ब्रांच रहा, लेकिन एसएमएच हॉस्पिटल को भी वुसअत दी गई। जैसे देखरेख के हवाले से हम बात करते हैं तो देखरेख भी हो रही है, लेकिन अगर हम सारी तवज्जो सिर्फ शहर श्रीनगर के ऊपर रखते हैं, उसके साथ क्या हो जाता है कि जो आपके दीगर अजला हैं, जहां पर अब आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देने का फैसला कर लिया, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो आपके बन गए थे, उसके साथ ही आप लोगों ने यह भी सोचा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के तर्ज पे मरकजी सरकार की तरफ से स्कीम आ गई कि भाई इस तरह के अस्पताल बनाएंगे, उसके लिए निशानदेही भी हो गई, कई जगह पर पैसा भी रिलीज हो रहा है और यह भी सोचा गया कि इसमें जो मेडिकल की सीट्स एक्सीड कर जाएंगी उससे यहाँ के लोगों को फायदा हो जाएगा। बहरकैफ हम उन फायदों पर बाद में बात करते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास मौजूदा ढांचा है वो ढांचा किस कदर हमारे लिए खुद कफील कर सकता है लोगों को। इस हवाले से हर जगह पे आपने देखा होगा कि हर सेक्टर का अपना बजट का हिस्सा होता है और बजट में जैसे मान लीजिए हेल्थ सेक्टर के लिए पैसा उठा लिया गया, डिफेंस के लिए आप लोगों ने पैसा उठा करके रखा, एजुकेशन के लिए आपने पैसा उठा करके रखा। ये सारी स्कीमें हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और ये पैसा सही मानों में लगता भी है या लैप्स होकर के वापस चला जाता है। गुज़श्ता एक प्रोग्राम में हमने आपको कंगन इलाके का दिखाया था और टंगमर की एक डिस्पेंसरी का दिखाया था, पीएचसी का दिखाया था, जिसमें हमने दिखाया था आपको कि एक बिल्डिंग तैयार है टंगमर वाली तो हैंड ओवर टेक ओवर का मामला आ जाता है। इसी तरह से दूसरी बिल्डिंग है जो कंगन वाली है, उस पे काम तो चला लेकिन उसके बाद रोक दिया गया, करोड़ों रुपया जो है जाया हो रहा है। इसी तरह से जो बने हुए अस्पताल हैं और खासकर कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद की अगर बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल वाज़िह हो गई कि अगर इससे पहले आपको कोई डिमांड करता था कि हमारे पास 4 वार्ड हैं टोटल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर, आप इसको 6 कर दीजिए, तो आज उनकी उस डिमांड का हमें सही मानों में मुद्दा और मकसद समझ में आ जाना चाहिए था कि आफतें, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां पूछ के नहीं आती, पहले दरवाजे को किसी जगह पर खटखटाती नहीं है कि एम आई अलाउड, बल्कि ये लात मार के अंदर आ जाती हैं और ये वो चीज नहीं देखती कि आगे किसी दौलतमंद का बेटा बैठा हुआ है, दौलतमंद फैमिली है या कोई गरीब तरीन आदमी है, क्योंकि मर्ज आएंगे, मर्ज नए भी आते रहेंगे। जब हम बात करते हैं जिला अस्पतालों की आज के दौर में,
तो आप देखिए वहां पर फैसिलिटीज क्या है। वहां से जब किसी केस को रेफर किया जाता है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं या मेडिकल कॉलेज जो नए बने हुए हैं, वहां से जब किसी पेशेंट को रेफर किया जाता है तो यह रेफरल केस इंतहाई अहम हो सकता है, क्योंकि शायद अब उनके पास लास्ट ऑप्शन एक बचा है, या सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट का, या एसएमएस अस्पताल का, या फिर बोन एंड जॉइंट अस्पताल का, जहां पर इमरजेंसी में रात के 2 बजे भी कोई सर्जरी वैसी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर के सेहत के सेक्टर के हवाले से, तो इस सेक्टर में भी जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो चीजें बुनियादी तौर पे हमारे पास होनी चाहिए थी, हालांकि अब देख लीजिए जो प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स खुल रहे हैं, उनके अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन जिस सेक्टर पे हमारा तकरीबन 10 करोड़ का 20 करोड़ का बजट सालाना होता है, वहां पर भी आज हमारे पास ब्लड बैंक नहीं है। हम जरा आपको चक्कर करवाते हैं पहले टंगमरग के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का। देखिए वहां पर जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो मैं गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बात कर रहा था कि कुछ आपको क्लिप्स दिखाएंगे, तो वो रिकॉर्ड करके हमने लाई हैं। आप देख लीजिए कि क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि जो बुनियादी तकलीफ उठानी पड़ती है वो लोगों को उठानी पड़ती है। ऊपर से जब आप एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता टूरिस्ट प्लेस के साथ जुड़े हों, जहां पर कभी भी किसी भी शख्स को इस कोविड-19 के बीच में या खुदा न खास्ता इसके बाद की किसी बड़ी मुसीबत में अचानक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो बुनियादी सहूलियात का होना बहुत 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 जरूरी है। उसके लिए स्टाफ के लिए, उसके लिए जो आपका इक्विपमेंट है वो सारा होना चाहिए, जो आपकी मेडिकल सप्लाई है वो उस प्रकार होनी चाहिए, और काबिल और साथ साथ माहिरीन का होना भी वहां पर जरूरी है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि टंगमरग अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक ना होने की वजह से जो लोग सफर कर रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है। जी, यहाँ ब्लड बैंक की कमी है। यहाँ एएनसी पेशेंट जो है उनको भी परेशानी उठानी पड़ते हैं, उनको रेफ़र करना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता मामूली से भी मामूली कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, उनको भी रेफ़र करना पड़ता है ब्लड के लिए श्रीनगर। और ये टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट भी यहाँ आते ही है, और रीच का भी खतरा हर साल में रहता ही है, तो ब्लड बैंक की यहाँ बहुत ही ज़रूरत है। हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है। जैसे कि हमारा टंगमरग SDH है, बहुत एरियाज को कवर करता है। जैसे कि हार्ट रीच एरिया है हमारे बहुत सारे यहाँ। हार्ट रीच एरियाज में क्या होता है, हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको सफ़र करना पड़ता है। जैसे कि और एक बात है सर के टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस में तो ब्लड बैंक इस हॉस्पिटल में होना ही होना चाहिए। और एक बात है, हॉस्पिटल पता है कहाँ है, हार्ट रीच एरियाज में हॉस्पिटल भी है, बेयर अटैक होता है और भी बहुत कुछ होता है, मगर ब्लड बैंक तो यहाँ होना ही होना चाहिए सर। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि ये वो तासुरात थे जो टंगमरग के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बारे में आ रहे थे कि अगर हमारे पास बिल्डिंग भी है, दूसरी बिल्डिंग पर काम चल भी रहा है, वो भी ये कह सकते हैं तकमील के आखिरी मरहले में है। होना तो ये चाहिए कि सरकार फौरी तौर पे, अगर मतलब इतने बुलंद बंग दावे हम करते हैं कि हम सेहत के शोबे के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो इलाका ऑलरेडी तकरीबन 5 से 8 लाख लोगों को कैटर करता हो, तो ऐसी जगह पर रेफरल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए माइनर केसेस के लिए, माइनर सर्जरीज के लिए, डिलीवरीज के लिए, एपेंडिक्स की सर्जरी के लिए, या खुदा न खास्ता कोई इस तरह का एक्सीडेंटल केस आ जाता है या अचानक किसी को जरूरत पड़ जाती है, तो कम से कम ये चीजें होनी चाहिए थी, ताकि वहां के जवान अगर खुद ही अपना ब्लड बेचारे डोनेट करेंगे तो दें कहां पे, वो तो शहर वालों का इंतजार करेंगे नहीं, और इससे जो शहर के बड़े अस्पताल हैं उन पर बर्डन पड़ना कम हो जाएगा। मैं सिर्फ एक टंगमरग सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दीगर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की PHCs की बात करता हूं। अगर ये बुनियादी सहूलियात कायम हो जाती हैं, दिक्कत कहां पे है, एक जनरेटर की प्रॉब्लम कभी आड़े आ जाती है, कभी बिजली की आड़े आ जाती है। अगर आपके पास आज के दौर में सब्स्टिट्यूट्स हैं तो आप इन सब्स्टिट्यूट्स को अपना करके किसी तरीके से इन फैसिलिटीज को आवाम के लिए कायम करिए, ताकि लोग बहुत ज्यादा सफर ना करें, और शहर के अस्पताल जो इस वक्त कोविड के जद में आकर के बड़े बड़े कोविड हॉस्पिटल बने हुए हैं, लोग उन इलाकों से रुख ना करें। क्योंकि फिलहाल आप ये सोच लें कि 2-3 साल कोई इस तरह का हमारा छुटकारा मिल गया कि हम आजाद हो गए और आ गए शहर के बड़े अस्पतालों के अंदर बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े हो गए, शायद ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए बुनियादी सहूलियात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, और मरकजी सरकार को भी चाहिए कि वो यहाँ की LG इंतजामिया को मुकम्मल ताउन दें, ताकि वो एक ऐसी मीटिंग तलब करके सभी ऐसे अस्पतालों को जिनमें इसको सही मानों में जरूरत है कि लोगों को ज्यादा इधर उधर ना निकलने दिया जाए, उनके लिए फैसिलिटीज रखे। जब हम बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं, तो ये मामले हल हो जाए।
उसके साथ ही जब मैंने पानी की बात की थी तो आज के प्रोग्राम में हम पानियों के हवाले से भी बात करेंगे। अगर एक आदमी को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है तो पीने का पानी ना मिले, ये भला कहां का इंसाफ हो सकता है, वो भी आज के दौर में। स्कीमें तो बनी, स्कीमों पर अरबों खरबों रुपया इस्तेमाल हो गया, कुछ स्कीमें बनाई गई थी साबका कमिश्नरों की तरफ से, वो शायद इंप्लीमेंट भी हो गई होती, लेकिन अचानक उन पे काम रोक दिया गया। वो स्कीमें फिर न जाने कहां चली गई। लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। कई जगह पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है उनका मुतालबा लोग करते हैं। शाहजी मर्ग टंगमर की अगर आप बात करिए, जहां पर सबका वजीर आला, अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, बिल्कुल उनके मकान के साथ में वहां पर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने के लिए काम शुरू किया गया था। उसके बाद वो कहां चला गया कुछ पता नहीं चला। पीएचई महकमा क्या कुछ करता है, क्या किस तरीके से वो अपने प्लान्स को बना करके रखते हैं, आगे उनकी कोई सुनता क्यों नहीं है, या वो फंड्स उसके लिए क्यों नहीं आते हैं, अल्लाह ही जाने। क्योंकि इस एक फिल्ट्रेशन प्लांट की वजह से तकरीबन ये कह सकते हैं कि 1.5 लाख नफूस को बराह रास्त फायदा मिल सकता था। ज्यादा ही लोगों की बात करेंगे। इसी तरीके से दीगर इलाकों की आप बात करिए जहां पर फिल्ट्रेशन या प्लांट बने या फिर आपकी टैंकीज बनाई गई हैं, काउसा की बात करिए, नारबल की बात करिए, दीगर इलाकों की बात करिए, अक्सर आपने देखा होगा कि खवातीन मटके लेकर के सड़कों के ऊपर खड़ी होकर के वाय विल्ला कर रही होती है। पानी जो हमारा जखीरा था यहाँ पर कश्यप ऋषि के दौर से ही हम पानियों से मालामाल थे और इतना पानी था कि उन्हें इस जमीन को आजाद करना पड़ा उस पानी से। लेकिन ये हमारे जो आबशार हैं, बड़े बड़े दरिया हैं, इनके मंबू से पानी उठा करके हम बड़े इजीली कैटर कर सकते हैं लोगों को। जरूरत इस चीज की है कि 50-60 साल पुरानी जो पाइपें फटी पड़ी हुई है, जगह जगह पर बोसीदा हो गई हैं, पानी बहुत ज्यादा जाया हो रहा है, उनको बदलने की जरूरत है। जहां पर आपको लगता है कि पानी सही मानों में रुक ही नहीं पा रहा है, देखिए कौमी शाहरा के ऊपर चले जाइए, किसी भी शाहरा के ऊपर चले जाइए, अचानक बीच में से पानी निकल आता है क्योंकि अंदर की पाइपें बहुत ज्यादा बोसीदा हो चुकी हैं। इसी तरह से फिल्ट्रेशन प्लांट्स को बनाने के नाम पर सरकार ने बहुत बड़े दावे किए थे और कई जगह पर काम शुरू भी किया गया और ये लोगों से वादा किया गया कि आपके एक बंदे को नौकरी लगा दिया जाएगा और उसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी जमीन दे दीजिए, हम इसके ऊपर फिल्ट्रेशन प्लांट बना देंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे काम शुरू किया गया, लोगों को ना मुआवजा दिया गया, ना ही नौकरी दी गई, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन का काम था प्लांट्स का, वो आधे में छोड़ करके सरकार ने राह फरार इख्तियार कर ली। नतीजा ये निकला कि जो लोग सफर कर रहे हैं, हम आज अगर कुलन गांधरबल की बात करें तो वहां पर कंगन का इलाके में एक कुलन पड़ता है, वहां पर आप देखिए कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो ऑलरेडी बना हुआ, उसमें लोग आकर के नहाते हैं, बच्चे चले जाते हैं उसमें तैराकी करने के लिए, कोई जानवर आ गया तो वो उसी में मरा पड़ा रहता है। किस नाम का वो फिल्ट्रेशन प्लांट रहा। उसके साथ में एक फिल्ट्रेशन प्लांट पर काम सरकार ने शुरू किया, काम अधूरा छोड़ करके सरकार ने राह फरार इख्तियार कर दी, पैसा लग गया। ये पैसा जो जाया हो जाता है, ये पैसा जो वादों और इरादों के बीच में रह जाता है, पॉलिसीज के बीच में रह जाता है, आपको लगता है कहीं पे ये कोई इंसाफ की बात है? जो ये पैसा जाया हो रहा है, क्या ये कौम का असासा नहीं है? क्या इसके लिए कोई जवाबदेह नहीं होता है? सरकार के लिए इस वक्त यही है कि अगर वो चाहते हैं कि सही मानों में एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हर काम हो सके, किसी जगह पर आपको सड़क ठीक करनी है, किसी जगह आपको पाइप्स बदलनी है, जो आपके पास सबका हुकूमतें रही हैं उनके उन रोल्स को निकालिए जिसमें उन्होंने वो स्कीमें बना करके रखी हुई हैं। क्योंकि पब्लिक नुमाइंदों ने अगर कहीं पर कुछ स्कीमों को किसी जगह पर दिखा के रखा है कि यहां से एक स्कीम बनाई जाएगी, इतने करोड़ की लागत की होगी, तो उनको इंप्लीमेंट करने में मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अवामी मफादात के लिए हैं। अभी तो वो किसी ने उस पर पैसा कोई खाया नहीं होगा, नए सिरे से आपको खरीद फरोख्त करनी है, काम शुरू करना है। कुछ देर में आपको कश्मीर के अंदर एक नुमाया तब्दीली मिलेगी। और फिलहाल आपको सुनाते हैं कि कुलन में जो यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसका क्या कुछ हाल है और लोग क्या कुछ कहते हैं। मेरा नाम गुलाम हसन फ्राम कुलन बापूरा वनकस प्रेजेंटस मज वनकस बहुत तथ जाए प्रेजेंटस मज वाटर सप्लाई स्कीम यथ अंदर 2014 to 2015 मज डैमेज आव सैलाबु, मगर तम पत होक यथ कंस्ट्रक्शन गहिन। तो वो ये कूच हाइट, ये कम से कम 1 फुट मतलब 6 इंच 7 इंच ये हाइट। तो वो ये हाइट मंद क्या वनकस शुर सह स्नान करान, ये ग्रारुक आब मान गंद, अगर दवा छकान वन दवा त्रावान, मगर दवा इस्तेमाल गल साफ रोज। वनकस गाम ये कम से कम 200 चूल 500 चूल वनकस मुश्तमिल पे आब सप्लाई गसान, मगर यह सठा गंद। अगर ये फेंसिंग आम कर वनकस कह कदम, मे बसान ये कुलनस तो गवर्नमेंट आई, चाहे गवर्नमेंट आई 2009 पे या 2008 पे, तो कंस्ट्रक्शन गो सह रूद अधूरा, ये गई कह कंस्ट्रक्शन।
मे छुन पता यथ सत क्या सलूक छ यिवान करने इसलिए छुस बह हुकामन गुजारिश करान चाहे डीसी साहब ओस तहसीलदार साहब ओस एसडीएम साहब ओस सो हस यह अगर मौकस पे यह तिहंद खतर तिहद शुक्र गुजार अगर तिम योत मौकस पे तिम वुचान पाने ये क्या दलील छे वुचस योर बच्चे या जन योर जंगल क्या जून या कह बकरवाल सह जंगल पे सह पे सोदे ये मन खोर अत वत पटरान असल पे मगर यह गसान गामस सप्लाई यह गंद आब तमाम इसलिए पुरजोर गुजारिश करान डीसी साहबस तुहंद जरिए मगर मेहरबानी कर अगर कंस्ट्रक्शन गया जेल बे फेंसिंग वेंसिंग क्या ना जी हाँ नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि कुलन के इलाके में लोगों का कहना है कि फौरी तौर पर उन्हें फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो तामीर करके दिया जाए, क्योंकि इलाके की बहुत बड़ी आबादी जो है वो पानियों के लिए तरसती है और किसी को भी साफ पीने का पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से बीमारियां फूट रही हैं। उनका यह भी मानना था कि सरकार ने अगर हमसे कोई वादा किया था कि हमें इसके बदले में जॉब दिया जाएगा या मुआवजा दिया जाएगा, दो में से कोई चीज नहीं मिली। अब हम ये फैसला फिलहाल सरकार पे ही छोड़ते हैं कि सरकार इस तरह की स्कीम्स के हवाले से टंगमर्ग सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बारे में जो मैंने परसों भी बात की थी, बार बार करना अच्छा भी नहीं लगता, एक ही प्रोग्राम में कोई मतलब रिपीट कोई बात हो जाए, लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जब बैनुल अक़वामी खेलें, वहां पर खेलने की बातें करते हैं, आप इसको वर्ल्ड लेवल पे कहीं पर दिखाते हैं कि ये हमारा बिल्कुल मुंह है, ये हमारा ताज है, ये हमारा सर है, तो ऐसी जगहों को आपको मेडिकल फैसिलिटी से लैस करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि शायद हमारी इन बातों पर सरकार फौरी तौर पर गौर करेगी। हमें आज के शुमारे से दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे KTV उर्दू कश्मीर, शाहिद बुखारी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।